में हमने इसमें से क्या पाने की कोशिश की। हमने अपनी जिंदगी में एक ही कोशिश की और वो कोशिश हमारी क्या है? ओनली फाइनेंशियल हेल्थ। ओनली फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हमने कोशिश की। हमने बाकी चार चीजों के लिए जिंदगी में कभी कोई प्रयत्न नहीं किया है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा पहली सांस से जो जिंदगी मिली है, आखिरी सांस से जिंदगी खत्म होने वाली है, वो जिंदगी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। अगर उस जिंदगी को सक्सेसफुल बनाना है तो ये पांचों चीजों को पाने की कोशिश करनी है और पाना है इसको, और पाएंगे तो ही जिंदगी कामयाब बनेगी। लेकिन हम देखेंगे कि ये शरीर कैसे बना है। माँ के गर्भ के अंदर बच्चे का सिंगल सेल से विकास होना शुरू होता है और 9 मंथ के बाद एक पूरा बच्चा बनता है। और जब वो पैदा होता है और पहली बार सांस लेता है, जिंदगी शुरू होती है, तो कुदरत ने उसके लिए खुराक रखा है। माँ के स्तन में दूध रखा है और वो दूध पीता है। माँ जब उसको पहले 3 दिन दूध पिलाती है, ये पहले 3 दिन के दूध को साइंस कोलोस्ट्रम कहता है। ये दूध के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। क्या है ताकत? ये दूध ही आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है। ये दूध जब प्रॉपर मिलता है तो बच्चे को उसमें से 90 इंग्रेडिएंट मिलते हैं, 90 घटक मिलते हैं, जिससे ये शरीर का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। ये 90 इंग्रेडिएंट में से कोई इंग्रेडिएंट घटने लगता है उम्र की प्रक्रिया के साथ या उम्र के पहले, तो बीमारियां शुरू होती है। तो साइंस ने ये ढूंढना शुरू किया कि ये 90 इंग्रेडिएंट वापस इंसान को कहाँ से मिलेंगे। तो खोजते 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 ये पता चल गया कि ये मिलेंगे काउ कोलोस्ट्रम से। काउ कोलोस्ट्रम यानी कि गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन दूध देती है, उस दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। उस दूध के अंदर यानी कि काउ कोलोस्ट्रम में और ह्यूमन कोलोस्ट्रम में बिल्कुल सिमिलरिटी है। वही 90 के 90 घटक काउ कोलोस्ट्रम में है और 4 गुना पावरफुल है। मजेदार बात है, 4 गुना पावरफुल है। ये हमारी प्राचीन परंपरा है, प्राचीन विद्या है। चरक और श्रुशुद्ध में इसका वर्णन है, जिसको आयुर्वेद ने गो पीयूष कहा है, आयुर्वेद में है। खजुराहो की गुफा में एक ऐसा दृश्य है कि एक बच्चे को पैर में जख्म होता है और माँ अपने स्तन से उसके पैर पे दूध डाल रही है। ये खजुराहो की गुफा भी 2-2,500 साल पुरानी होगी, वहाँ पे भी ऐसा सीन है। तो हमारी ये प्राचीन परंपरा है। तो इसमें वही 90 इंग्रेडिएंट है। ये 90 इंग्रेडिएंट है तो ये कैसे काम करेंगे? तो पहले हम देखेंगे कि हमारी बॉडी डिवाइड हुई है डिफरेंट सिस्टम में। क्या है सिस्टम? सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनती है और सिस्टम से एक शरीर का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं शरीर। क्या है सिस्टम? तो बात करेंगे हम लोग स्केलेटल सिस्टम। उसके डॉक्टर को कहते हैं ऑर्थोपेडिक, यानी कि हड्डी का डॉक्टर। अब ऑर्थोपेडिक में अगर हम बात करें तो शायद कोई बीमारी दवाई से नहीं ठीक होती है। हम बात करते हैं हील में होता है, इस पर इलाज नहीं है। थोड़ा ऊपर जाएंगे, घुटने में आर्थराइटिस नो क्योर, हिप बोल में एविस्कुलर नेक्रोसिस नो क्योर। थोड़ा ऊपर जाएंगे, लंबस स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, नर्व्स कॉम्प्रेशन नो क्योर। सेम बीमारी गर्दन में होती है, नो क्योर। फ्रोजन शोल्डर, तिजोरी तक हाथ नहीं जाता है, नो क्योर। टेनिस एल्बो, कार्पेल टनल ऑपरेशन करना पड़ता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, एंकिलोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये कॉमनली दिखने वाली बीमारी। ये कोई भी बीमारी के लिए रियल में दवाई नहीं है और सबसे ज़्यादा बीमारी हड्डियों की है। अब कोलोस्ट्रम के अंदर ऐसा क्या है कि हड्डियों की बीमारी को ठीक कर देता है? आपने देखा होगा एक 90 साल का इंसान भी ठीक रहता है, लेकिन ऐसा इंसान कम मिलेगा। कोई 70 साल में भी फिट है, कम मिलेंगे, क्योंकि माँ के दूध में से जो 90 इंग्रेडिएंट मिले थे उसके खत्म नहीं हुए। लेकिन जनरली देखा गया 1 से 35 साल को ग्रोइंग स्टेज कहते हैं, डेवलपमेंट। 35 के बाद रिवर्स शुरू होता है। तो जब इसके अंदर है कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर एक तत्व है, अगर ये कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर खत्म हो गया तो धीरे 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 क्या होगा कि जो जॉइंट वीक होगा वहां की गादी खत्म होनी शुरू होगी। कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? नया कार्टिलेज बनाता है। हमारे बॉडी में क्या सिस्टम है कि हमारे सेल्स नए बनते रहते हैं। आप वही नहीं हो जो पैदा हुए, सिवाय के कुछ सेल्स न्यूरॉन्स वगैरह को छोड़कर ये नए बनते रहते हैं। उसमें से कार्टिलेज भी वैसे है कि उसको मेंटेन रखना है, वो वापस से रीजनरेट नहीं होते गए।
आज तक साइंस कहता था कि 4 प्रकार के सेल्स रीजनरेट नहीं होते हैं। कौन से हैं? सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ ऑल जॉइंट, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, लंग सेल्स, पैनक्रियास के बीटा सेल्स और नर्वस सिस्टम के सेल्स, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। लेकिन आज तक की ये साइंस की खोज अब समाप्त हो चुकी है। अब साइंस ने नई खोज की कि ये 4 प्रकार के सेल्स वापस बन सकते हैं, और किस चीज से बनेंगे? कोलोस्ट्रॉम से, और या तो स्टेम सेल से। अभी स्टेम सेल की बात करें तो स्टेम सेल क्या है? बच्चा जब पैदा होता है तो यूम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है, उस वक्त जो ब्लड है उसको कलेक्ट करके रखना है, और 51,000 लगता है 21 ईयर के लिए। अब क्या आप लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो सेकंड पॉसिबिलिटी लैंसेट और पबमेड में कही गई है, वो है कोलोस्ट्रॉम। लैंसेट एंड पबमेड मेडिकल की अथॉरिटी होती है। अगर आप कोई एमडी डॉक्टर को कहोगे कि लैंसेट एंड पबमेड में इसका ऐसा रेफरेंस है, तो कहेगा ये दवाई मेरे को दे दो और मेरे पेशेंट को दे दो, मैं इसको लेना चाहूंगा, इतना इंपॉर्टेंट इसका रेफरेंस है। इसके अंदर जो कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर है वो कार्टिलेज को बनाता है, हेल्दी रखता है और रीजनरेट करता है। इसलिए इसमें कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट के लिए। इसके अंदर नर्व्स ग्रोथ फैक्टर है, जिससे न्यूरॉन्स रीजनरेट होते हैं और न्यूरॉन्स हेल्दी बनते हैं। हमारी नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड होती है, CNS, PNS, ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सारा खेल है इस बॉडी के अंदर, जिसको हम कहेंगे नेटवर्क। नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसीज के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन कहते हैं। लेकिन शायद आपको एक बात कहूँगा तो बड़ा आश्चर्य होगा कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की बीमारी का इलाज नहीं है। मोटर न्यूरॉन नो क्योर, मोटर न्यूरॉन, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेबेलम एट्रोपी, अल्जाइमर डिसीज, पैरालिसिस, ऐसी बहुत बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीमारी न्यूरॉन्स में खराबी आने से होती है। आज तक का साइंस का रिकॉर्ड ये है कि इसको फिर से रीजनरेट करने के लिए या हेल्दी बनाने के लिए कोई दवाई नहीं थी। लेकिन अब कोलेस्ट्रॉम आ गया है। कोलेस्ट्रॉम के अंदर नर्व्स ग्रोथ फैक्टर है, जिसके थ्रू ये काम हो सकता है और होता है। इसलिए ये अति सही उपयोगी है। हम लोग कहेंगे कि ये समय में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है, और वो क्रांति है कोलेस्ट्रॉम। क्योंकि कोलेस्ट्रॉम एक ऐसा तत्व है जो गाय के दूध से मिलता है। कौन सा दूध? गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में। यहाँ जो इम्यूरिच कैप्सूल अवेलेबल है वो पहले 16 घंटे के दूध से बनी हुई है, 16 घंटे के दूध से। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो 90 इंग्रेडिएंट है, जिसमें से 2 की हमने बात की, ये 90 इंग्रेडिएंट ना कोई फ्रूट में है, ना कोई जड़ी बूटी में है, ना कोई खाने वाली चीज में है, और ना ही कोई एलोपैथी की दवाई में है। ये इस पृथ्वी पे ओनली एंड ओनली काउ कोलेस्ट्रॉम में है। इसका दूसरा कोई ऑप्शन इस पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? तो कोलेस्ट्रॉम का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसलिए ये बॉडी में जाकर इंसुलिन जैसा काम करता है, और इसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और दूसरे ग्रोथ फैक्टर होने के कारण ये पैनक्रियास के सेल्स को रिपेयर करता है। अब हम लोग बात करें पैनक्रियास की। पैनक्रियास के बीटा सेल की 3 कंडीशन होती है डायबिटीज में। एक कंडीशन ये है कि कुछ सेल्स डेड हो गए, कुछ सेल्स अनहेल्दी हो गए और कुछ सेल्स हेल्दी है। होता क्या है? इंसुलिन कम पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है? गोली खानी पड़ती है या इंसुलिन लेना पड़ता है। ये क्या करेगा? अनहेल्दी सेल्स को तुरंत हेल्दी बना देगा, हेल्दी सेल्स को और हेल्दी बनाएगा, तो नेचुरली इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और लॉन्ग रन में आगे चल के नए सेल्स रीजनरेट हो गए। ये रीजनरेट हो गए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के साइंटिस्टों ने करोड़ों रुपया लगाकर, करोड़ों डॉलर लगाकर रिसर्च किया है। उस रिसर्च का रेफरेंस लैंसेट एंड पबमेड में है, इसलिए मैं कह रहा हूं, यानी कि ये लैब में प्रूव हुआ है। तो यहां पर धन्वंतरी के जरिए जो प्रोडक्ट इम्यूरिच मिल रहा है, यहाँ डॉक्टर रमेश पाटिल ने अपने खुद के हॉस्पिटल में, इसके अलावा और 12-13 हॉस्पिटल में इस प्रोडक्ट की डिफरेंट डिसीज पे R&D की हुई है, यानी कि क्लिनिकल रिपोर्ट। क्लिनिकल रिपोर्ट को मान्यता दी जाती है। क्लिनिकल रिपोर्ट से ही प्रूव होता है कि ये प्रोडक्ट काम करता है। बातें करने से नहीं, 4 आदमी बोलेगा उससे नहीं होता है। अभी हम लोग बात करेंगे वायरस की। इसी तरह जैसे जैसे एंटीबायोटिक खोजी गई,
वैसे वैसे नए हाइब्रिड वायरस आते गए और आज हम उस मुकाम पे है जहां H1N1 नहीं H1N5 आ गया है। H1N5 12 घंटे का टाइम देता है इंसान को। H1N1 तो 15 दिन या महीने का समय देता है, बचना है तो टाइम है। यहाँ तो बचना है तो नो टाइम, यहाँ तो सीधी जाने की बात है। तो आप सरप्राइज मत करिए, ऐसा होते रहेगा, होने वाला है। WHO ने बताया कि हर तीसरे इंसान को स्वाइन फ्लू हो सकता है। ठंडी के मौसम में स्वाइन फ्लू बढ़ता है। आपने शुरुआत में एक न्यूज़ देखा, 8 चैनल ने इसको नोट किया है कि स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र मिल गया है। तो इसका मतलब कि हमारे बॉडी का एनवायरनमेंट हमने अल्कलाइन मेंटेन करना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, हम जो भी फूड खाते हैं वो सारा एसिडिक होता है। एक बार मान लो तो एसिडिक फूड खाने की वजह से हमारे शरीर में एसिड लेवल बढ़ता है। कुदरत ने एक ऐसी अद्भुत रचना की है, शायद ये रचना न की होती तो इंसान का क्या होता। क्या अद्भुत रचना है कि ब्लड अपना pH 7.4 मेंटेन करता है। वो मेंटेन करने के लिए सेल्स के पास अल्कलाइन लेता है। एक लिमिट के बाद सेल्स बोलता है मैं अल्कलाइन नहीं दूंगा। उस समय बॉडी में एक अद्भुत घटना घटित होती है, वो घटना है फैट सेल। फैट सेल बनते हैं और वो एसिड को स्टोर करते हैं। अगर फैट सेल एसिड को स्टोर नहीं करेगा तो एसिड का दूसरा स्वरूप, एसिड भगवान जैसा, उसका मैनिफेस्टेशन अनेक स्वरूप में होता है, अनेक स्वरूप में वो प्रकट होता है। पहला प्रकट स्वरूप उसका है साक्षात, वो है फैट सेल। अगर पेट निकल रहा है, चर्बी है, तो वो एसिड है। आप देखो जिम्नेशियम में लोग जा रहे हैं, 2-2 घंटा व्यायाम करते हैं, एक कैलोरी कैटलॉग दिया है, 1200 कैलोरी से ज़्यादा खाने का नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे, वजन नहीं घटता। क्योंकि एक्सरसाइज करने से लैक्टिक एसिड बनता है और 1200 कैलोरी एसिडिक फूड खाया तो नेचुरली ये वेट मेंटेन रहेगा, घटेगा नहीं, उल्टा बढ़ सकता है। और घट गया तो भारी पेमेंट करना पड़ेगा, अंदर कोई डैमेज होगा, क्योंकि एसिड का मैनिफेस्टेशन कहीं होना है। तो एसिड का दूसरा मैनिफेस्टेशन क्या है? हाइपर एसिडिटी, खट्टी डकार आना, चेस्ट में बर्निंग होना, हैवीनेस लगना, इसको कहेंगे अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एसिडिटी। लेकिन स्टमक के बाद डियोडेनम टू एनस, उसको कहेंगे लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर वो एसिड स्टमक से निकलकर डियोडेनम से लेकर इंटेस्टाइन में गया तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन क्या है? एसिडिटी है। पाइल्स क्या है? एसिडिटी है। अल्सर होता है, वो भी एसिडिटी है। और वेरिकोज वेन भी एसिडिटी है, लो बीपी भी एसिडिटी है। अगर ये एसिड स्किन पे अटैक करेगा, स्किन खराब होती है, स्काल्प पे अटैक करेगा तो बाल जाने लगते हैं। तो एसिड का मैनिफेस्टेशन अनेक स्वरूप में होता है और हमारा सारा फूड एसिडिक होता है। तो हमें क्या चाहिए? अल्कलाइन फूड। ऑल नेचुरल फूड अल्कलाइन होता है। फीवर आता है ना, फीवर तो चेक करने गए, टाइफाइड नहीं है, फ्लू नहीं है, मलेरिया नहीं है, डेंगू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो है क्या? वायरल। तो दवा क्या देने का? क्योंकि एलोपैथी की सिस्टम बड़ी सिंपल है कि मलेरिया की दवा अलग, टाइफाइड की दवा अलग, फ्लू की दवा अलग, क्योंकि वो उसी वायरस को पहचान के मार सकती है। मुसीबत है ना। तो 35 से 40 प्रकार के फीवर है, तो दवाई क्या देने का? तो बॉडी की सिस्टम के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी की सिस्टम अगर आपकी ठीक है तो वो कोई भी वायरस को पहचान के उसको किल कर सकती है। तो उसको पहचान दिलाता कौन है? तो हमारे बॉडी में जब वायरस अटैक करता है तो हमारे वाइट सेल उसको किल करते हैं, लेकिन जब दुश्मन पावरफुल है तो वो उसको किल नहीं कर सकता है। उस वक्त हमारे बॉडी में टी हेल्पर सेल्स होते हैं, वो डिटेक्टिव जैसा काम करते हैं। वो पहचान लेते हैं कि दुश्मन पावरफुल है, लेकिन वो हेडक्वार्टर को रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। कब? जब उसके पास एक तत्व है, ट्रांसफर फैक्टर नाम का तत्व होना चाहिए। ट्रांसफर फैक्टर नाम का तत्व नहीं रहेगा बॉडी में, वो कहाँ से मिला है? माँ के दूध से मिला है। वो अगर खत्म हो चुका है तो बार बार एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। खत्म यानी वीक हो चुका है, ऐसे कहेंगे, टोटली खत्म नहीं। उसका जो फोर्स है, जो 100% था, हम कहेंगे भी 30% बचा है या 50% फोर्स है, उसका पावर कम हो चुका है, तो एंटीबायोटिक हैवी लगेगी। ये ट्रांसफर फैक्टर के जरिए टी हेल्पर सेल्स हेडक्वार्टर को रिपोर्टिंग करते हैं कि दुश्मन बहुत पावरफुल है, कमांडो भेजो। तो वो क्या करता है? थाइमस ग्लैंड को ऑर्डर देता है टी किलर सेल्स प्रोड्यूस करने। ये किलर सेल्स बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ, तरह तरह के प्रूफ होते, कमांडो होते, सादी भाषा में मरते नहीं है, मारते हैं। ये सारे वायरस को किल कर देता है। उसके बाद अगेन
ट्रांसफर फैक्टर के जरिए एक मैसेज आता है थाइमस ग्लैंड को सप्रेसर सेल्स प्रोड्यूस करने। सप्रेसर सेल उस किलर को न्यूट्रलाइज करता है और एक लड़ाई हम जीत जाते हैं। और ऐसी लड़ाई आपके बॉडी में चलती रहे तो कोई भी वायरस को आने दो, हम उसको मारते रहेंगे, उसको आने दो, हम उसको मारते रहेंगे, क्योंकि हम लड़ाई में माहिर है, वायरस नहीं, हम माहिर है, हमारी सिस्टम स्ट्रांग है। तो इसके अंदर ट्रांसफर फैक्टर, इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबिन, ये तीनों चीज हमें मिलती है, इसलिए कोई भी वायरस से लड़ सकते हैं और लड़ने की ताकत पैदा होती है। लेकिन अब इसमें एक दूसरी स्टोरी बनती है, वो ये है कि जब किलर सेल्स ने सारे वायरस को मार दिया और ट्रांसफर फैक्टर कम पड़ा तो क्या होगा कि थाइमस ग्लैंड को सेकंड टाइम ऑर्डर नहीं आएगा सप्रेसर प्रोड्यूस करने, तो किलर न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, वो किलर सेल्स बॉडी के यूजफुल सेल्स को मारेंगे और उसकी वजह से जो बीमारी होगी उसको मेडिकली ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल घुटने की गादी घिस जाना, ब्रेन में डिजेनरेशन होना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन, सेरिबेलम एट्रोपी, ऐसी सब बीमारी को, सोरियासिस, ये सब ऑटो इम्यून डिसीज है। वहाँ पे भी हमें वही ट्रांसफर फैक्टर चाहिए, इम्यूनोग्लोबिन चाहिए, इंटरफेरॉन चाहिए। तो इसके अंदर वो 3 तत्व अवेलेबल है जिससे ये होता है। इसके अलावा इसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है। आप लास्ट टू लास्ट संडे का अगर गुजरात समाचार लेते हैं तो उसमें बताया है कि एक रशियन साइंटिस्ट ने ये खोजा है कि लंग्स कैंसर के लिए जवाबदार तत्व है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मिलेगा कहां से। उन्होंने बताना चाहिए था कि ये धन्वंतरी के पास है। लेकिन ये धन्वंतरी का काउ कोलोस्ट्रोम, उसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है। इसके अंदर एक है एंजियोजेनस ग्रोथ फैक्टर। इसका काम क्या है कि जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो अगर एंजियोजेनस फैक्टर ठीक से काम करता है तो नई ब्रांच निकलती है। क्या आप मानते हो कि बाईपास 100% सॉल्यूशन है? नहीं। चलिए मैं समझाता हूं। हमारे घर में बाथरूम में पानी जाने के लिए एक रास्ता है, अगर वो बंद हो जाता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत प्लम्बर को बुला के दूसरे कोने में बनाते नहीं बनाते हैं, उसी को ठीक करते। लेकिन समझो हम ज्यादा होशियार है, हमने दूसरा रास्ता बनाया, वो भी बंद होगा। क्यों? क्योंकि पहला रास्ता इसलिए बंद होता था, हमने जाली नहीं लगाई थी, इसलिए बाल जाते थे, साबुन के रैपर जाते थे, दूसरा कचरा जाता था, इसलिए ब्लॉक हो गया। अगर दूसरा रास्ता भी बनाया, अगर ये हैबिट जारी है तो वो भी बंद होगा। बाईपास यानी कि पैर की आर्टरी निकालकर या हाथ में से निकालकर या चेस्ट में से निकालकर एक नया रास्ता बनाया जाता है। वो रास्ता बनाया, लेकिन अंदर ब्लॉकेज डेवलप करने की प्रक्रिया को वो रास्ता नहीं रोकता है, अंदर वो प्रक्रिया जारी है, तो फिर से ब्लॉक होगा। तो यहाँ इसके